Hello friends, welcome to my YouTube channel YouTube Best Exercise More and More Reaching. Today we learn दिल्ली में दुल बुक चैप्टर 7 शाहजहानाबाद में संगीत कलाओं का विकास। मैं उदय। मुख्य बिंदु और ये रहे संरक्षण पद्धति में परिवर्तन, ध्रुपद की लोकप्रियता का ह्रास, ख्याल गायकी, कवित्त तराना, जंगला, कव्वाली, मरसिया ख्वानी, वाद्य संगीत बढ़ती। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 17वीं शताब्दी के लगभग मध्य में कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों का स्थानांतरण आगरा से मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 द्वारा स्थापित नए राजधानी नगर शाहजहानाबाद में हो गया। मुगलों की दक्षिण में संलिप्तता के कारण 1679 से 1707 तक की यथेष्ट अवधि के लिए यानी लंबे समय के लिए राजधानी नगर राज्य प्रमुख के बगैर रहा और राजनीतिक परिस्थितियों ने संसाधनों और गतिविधियों को अन्यत्र अपवर्तित कर दिया। यद्यपि इस अवधि के दौरान संरक्षण की इच्छा से सांस्कृतिक गतिविधियों की लय में कोई बाधा नहीं हुई। मोहम्मद शाह 1729 से 1748 के शासन के दौरान किला ए मुबारक महलगढ़ी, जो लाल किले के नाम से विख्यात है, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। एक आधुनिक विद्वान टिप्पणी करता है, मुगल संस्कृति का वैभव जैसे सूचना के गैर राजनीतिक स्रोतों में वर्णित है। राजनीतिक अस्थिरता और उससे उत्पन्न विषाद का मतलब दुख, निराशा और अवसाद के स्पष्टता विरुद्ध है। इस परिदृश्य में सांस्कृतिक परिवेश को सजीव बनाने के लिए संगीत ने अपनी अहम भूमिका निभाई। संगीत कलाओं को न केवल राज दरबार और संभ्रांत केंद्रों से वरन अपवादात्मक रूप से स्थानीय जनसाधारण के एक विशाल भाग से भी संरक्षण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे संरक्षण प्राप्त हुआ किससे राज दरबार से। संभ्रांत केंद्र वो होते हैं जिनमें एक वर्ग समूह होता है जो अपनी जनसंख्या के से अधिक तुलना में धनराशि राज्य की सहायता के लिए देता है। तो उसने संगीत की कलाओं के लिए भी दिया। और अपवादात्मक मतलब एक अपवाद हो जाता है, जिससे उम्मीद न की जाए उससे भी अगर फ़ायदा मिल जाए तो अपवाद। मतलब जनसाधारण लोग क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, लेकिन वो उन्होंने कलाओं को भी संरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी जितनी भी भूमिका थी उतनी निभाई। रुपए से हो गया, जैसे भी उन्होंने। तो ये अपवादात्मक अर्थ है जिससे उम्मीद ना की जाए, वो अलग से फ़ायदा मिल जाए। जैसे अब हम एक आंकड़ा ले चलते हैं जिससे फ़ायदा मिल रहा है और अलग से एक बेनिफिट है, तो ये है। तो अपवाद उसको कहते हैं। गायन और नृत्य अमोद प्रमोद के प्रिय साधन के साथ साथ हर्षोल्लास का अंतर्निहित अंश भी बन गया। इन दोनों कलाओं के लिए किसी विशेष खुशी या उत्सव की अपेक्षा नहीं थी। सूफी सभाओं की व्यवस्था, मकबरों और संतों की दरगाहों, उर्स के उत्सव पर और महीने की खास तिथियों, विशेषतः नौचंदी की तिथि पर नियमित रूप से की जाती थी। यहाँ तक कि शोक समारोह जैसे मुहर्रम आदि के लिए भी एक विशेष प्रकार का संगीत वाचन मरसिया ख्वानी विकसित हुई। तो शोक समारोह के लिए मुहर्रम जैसे, तो उसके लिए एक संगीत वाचन जो था विकसित हुआ था, मरसिया ख्वानी। व्यावसायिक कलाकारों की बड़ी संख्या उभर कर सामने आई है। इस काल के दौरान उत्कृष्ट संगीतकारों की एक बड़ी संख्या समृद्ध हुई। तो उत्कृष्ट संगीतकारों मतलब सबसे अच्छे संगीतकार। लोकप्रिय कलाकारों की गणना जो थी बड़ी मुश्किल थी। तो यहाँ पे कह रहा है ये सेंटेंस, लोकप्रिय कलाकारों की संख्या गणना से परे हो गई। 18वीं शताब्दी के दौरान ऐसा कहा जाता है कि संगीत अपनी भव्यता और परिष्कार को खोने लगी 18वीं शताब्दी में, और यथेष्ट यानी बड़े पैमाने में, बड़े रूप में शुद्ध शास्त्रीय संगीत का पतन होने लगा। इस काल के दौरान अवमूल्यन सामान्यतः निर्धारित हो गया। उपलब्ध साहित्य का सघन परीक्षण यह स्पष्ट करता है कि पतन शब्द ध्रुपद जैसी कुछ सम्भ्रांत शैलियों की लोकप्रियता में ह्रास और ख्याल, तराना, टप्पा, अन्य धुन आधारित संगीत रागों की लोकप्रियता में वृद्धि को द्योतित करता है। यह विचलन किसी कुशलता की अभाव की वजह से नहीं था, क्योंकि इस काल के दौरान तानसेन के परिवार से उत्कृष्ट गायक और नायक
आला संगीतकार बड़ी संख्या में फले फूले। इसके बजाय परिवर्तित सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में प्रधानता प्राप्त नए संरक्षकों के आविर्भाव के कारण था, जिन्होंने ऐसे रागों की मांग की जो दिल्ली लोकप्रिय संगीत परंपराओं पर जोर दिया। इस प्रकार यह अवनति का काल नहीं था, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों और संशोधनों के साथ यह एक संक्रमण काल था। अब टॉपिक पे आते हैं, संरक्षण पद्धति में परिवर्तन। मध्यकालीन समय में संरक्षण से समृद्ध ललित कला और साहित्य के विकास ने कलाकारों को संरक्षकों की इच्छानुसार प्रस्तुति के लिए अभिप्रेरित किया। नादिर शाह 1739 के आक्रमण, जिसने मुग़ल शासन को उसके अपरिमित कोष और संपन्नता से वंचित कर दिया। तो किससे वंचित कर दिया? अपरिमित कोष और संपन्नता से। राजकीय संरक्षण में संगीन कमी आई। समकालीन फारसी यात्रा वृत्तांत मुहर्रक ए देहली का लेखक दरगाह कुली खान सुस्पष्ट टिप्पणी करता है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद से महामहिम दीन पनाह ने स्वयं को संध्याकालीन संगीत गोष्ठियों से अलग कर लिया। जैसे शाम के समय जो संगीत वगैरह मनोरंजन की जो चीज़ होती थी, तो उनसे दीन पनाह मतलब राजा अलग कर लिया। वहाँ शाम को वहाँ पे नहीं जाते थे और दरबार में उनको निलंबित कर दिया। और जो ये संगीत संध्या की जो संगीत गोष्ठियाँ जो करते थे, संगीत कलाकार जो थे, तो उनको निलंबित कर दिया। कहाँ से? दरबार से। जो भी दरबार में उनकी जो पोजीशन होगी, कुछ ना कुछ बनाया जाता है, उनको नए नए पद दिए जाते हैं, तो उससे हटा दिया। जबकि मुग़ल सम्राट और उसके दरबार भाग्यहीन होते जा रहे थे। सम्रांत कला, सॉरी फॉर दैट, तो मतलब सम्रांत कला का मतलब यहाँ पे यह है जैसे जोशीला, जैसे युद्ध लड़ने जाते थे, ऐसी गीत गाओ जिससे सब में उमंग और जोश भर जाए और युद्ध जीत लें। तो ऐसे ही स्फूर्ति, राज्य के लोगों के लिए स्फूर्ति, तो स्फूर्ति युक्त यानी सम्रांत कला एक ऐसे संरक्षकों से संरक्षण मांगने के लिए बाध्य थे जिनके पास सुविधाएं तो थीं लेकिन परिष्कार नहीं था। परिष्कार मतलब उपहार वगैरह जो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हो। तथापि वे इन नामचीन दरबारी कलाकारों को संपोषण प्रदान करने में पर्याप्त समर्थ थे। संपोषण मतलब उनके सब कुछ, मतलब सारा देख रेख, पूरे विकास, जैसे हर एक चीज़ को की सुविधाएं उपलब्ध कराना संपोषण के लिए, तो प्रदान करने में पर्याप्त समर्थ थे। यह उन दरबारी रीति रिवाजों को लोकप्रिय बनाने में वरदान सिद्ध हुआ जो अब जनसामान्य के लिए प्रतिबंधित थे। यह सच है कि किसी हद तक संगीत ने अपनी संभ्रांतता और नफासत को खो दिया। नफासत मतलब सुंदरता। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों के साथ जिन्होंने हमेशा सामान्य जनों के लिए प्रदर्शन किए, दरबारी कलाकारों की उच्चतर अंतःक्रिया असीम महत्व के परिणाम लाई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से इसने शास्त्रीय और लोक परंपराओं के सम्मिश्रण का नेतृत्व किया। इस काल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी था कि संगीत कम या ज़्यादा नृत्यांगनाओं और गणिकाओं के आधिपत्य में आ गया था। इनमें से अधिकांश इस कला में निपुण थे और इस समय के निष्पन्न संगीतकारों द्वारा प्रशिक्षित किए जाते थे। दरगाह कुली खान शाही दरबार के बहुत से नर्तक और गायक का वर्णन करता है, जो उतने ही प्रामाणिक और प्रशंसित थे, जिन्होंने उस समय में कई मूर्धन्य संगीतकार, मूर्धन्य मतलब जो त ठ ड ढ अड़ ऐसे से स्वर वाले संगीत होते हैं, तो उसको कहते हैं मूर्धन्य सन, जिनको तालु और
होठों के बीच में से उच्चारित किया जाता है। तो जिनके साथ उन्हें प्रतियोगिता करनी होती थी। उदाहरण के लिए तराना गायन में चमनी की दक्षता उसके समकालीनों के साथ साथ शाही दरबार द्वारा भी मान्य थी। दादी समुदाय की रहमान अपनी कला में सर्वतोमुखी प्रतिभा की धनी थी और इसके लिए विख्यात थी। निरंतर अभ्यास के द्वारा कमलबाई गायन और नृत्य की पराकाष्ठा तक आधिपत्य प्राप्त की। प्रशिक्षित महिलाओं में रमजानी वर्ग सर्वाधिक अग्रणी होकर उभरा। अग्रणी मतलब सबसे आगे रहने वाला। इस वर्ग की कुछ गणिकाओं के संदर्भ में दरगाह कुली खान का अवलोकन वर्णन करने योग्य है। आशापुरा रमजानी समुदाय से है और वह गायकों तथा कवियों एवं संगीत सभाओं दोनों में ही लोकप्रिय और आदरणीय है। वह आदर और सम्मान की लालसा करती हैं और इन दोनों को विधिवत प्राप्त भी करती हैं। अन्य गणिका खुशहाली के बारे में वे कहते हैं, उसके उच्चारण से बहुत सी भव्यता और गौरव समृद्ध था। ये गणिकाएँ भव्य शैली में जीवन यापन करती थीं। महफिलों में अवलोकित होने वाले शिष्टाचारों और सभ्याचारों में अत्यंत निपुण थीं। व्यावसायिक कलाकार असंख्य और समृद्ध थे। यह समकालीन साहित्य द्वारा अभिकथित है। समकालीन साहित्य द्वारा अभिकथित है। सभी वर्गों में संगीत की सराहना होती थी। विशाल श्रोतागण संगीत सभाओं की ओर आकृष्ट थे। दरगाह कुली खान बताते हैं कि लोग संगीत सभाओं में सुबह से ही आना प्रारंभ कर देते थे। वसंत ऋतु के आगमन पर वसंतोत्सव प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के लिए एक बड़ा उत्सव था। एक दिन से आरंभ होने वाला हर्षोल्लास और गहमागहमी निरंतर पूरे सप्ताह रहती थी। कव्वालों और गायक समूह पवित्र पैगंबर के समक्ष खदम शरीफों में अपने दिन आराधना के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। दूसरे तथा तीसरे दिन वे हजरत निजामुद्दीन औलिया की समाधि पर क्रमशः जाकर अपनी श्रद्धांजलि ध्वनिकारक और वाद्य यंत्रिक संगीत के द्वारा अर्पित करते थे। छठे दिन वे बादशाह तथा दरबारियों के सातवें दिन की रात्रि में शहर के सारे नर्तक अहिनपुर में अजीज नामक व्यक्ति के मकबरे पर एकत्रित होकर उसे शराब से धोते थे और नृत्य के क्रम में उसे ग्रहण करते थे। धीरे धीरे कव्वाल की इसमें सम्मिलित होने लगे और समस्त परिवेश को जीवंत बना दिया। तो धीरे धीरे कव्वाल भी इसमें सम्मिलित होने लगे और समस्त परिवेश को जीवंत बना दिया। और ध्रुपद की लोकप्रियता का ह्रास, जैसे हमने पहले भी देखा है कि समविकसित काल के दौरान ध्रुपद की लोकप्रियता में यथेष्ट ह्रास हुआ, यानी बहुत ज़्यादा, यथेष्ट मतलब बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ। इसके विविध कारण थे। ध्रुपद की शैली की तौर पर कठिन थी। ध्रुपद की शैली की तौर पर कठिन थी और अप्रशिक्षितों इसके उच्च सुर तथा ऊर्जस्वी स्वर संगीत, तो अप्रशिक्षित जो अच्छे से सीखे नहीं थे, उच्च सुर मतलब ऊंचा सुर और ऊर्जस्वी स्वर संगीत की अभिव्यक्तियाँ प्रभावित नहीं करती थी। और जो ऊर्जस्वी स्वर संगीत जो था की अभिव्यक्तियाँ प्रभावित नहीं करती थी किसी को। अन्य संगीत रागों की तुलना में यह राग नृत्य हेतु अपनाया नहीं जा सकता था। तो जो ये ध्रुपद की जो ध्रुपद संगीत था, इसकी क्या लोकप्रियता थी, ये नृत्य हेतु अपनाया नहीं जा सकता था। यह कहा जा सकता है कि ध्रुपद गायकों में उनके कौशल और ज्ञान के संरक्षण के लिए गोपनीयता की प्रवृत्ति का विकास होने लगा था। तो गुप्त रखने लग रहे थे वो ज्ञान को। तो वो जब गुप्त रखने लगेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा नहीं और अच्छे से उसका प्रदर्शन नहीं हो सकता है। तो उसकी शैली का जितना ज़्यादा अगर सबको बताया जाए तो उससे क्या और प्रोत्साहन मिला होता और बड़ा होता। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो संरक्षण, इसकी ज्ञान और कौशल जो थी इसकी
इसको गोपनीय करने लगे थे, गोपनीय रखने लगे थे। इन सभी घटकों ध्रुपद के स्रोत सीमित कर दिए। यह लुप्त तो नहीं हुई, परंतु इससे समुचित संरक्षण खो दिया। तो इसने समुचित जितना इसका संरक्षण होता था वो सारा खो दिया। अन्य संगीत रागों में ध्रुपद गायकी की पद्धतियाँ अपना ली गई, और अन्य जो भी राग थे उसमें ध्रुपद की जो गायकी थी उसके तरीके को थोड़ा अपना लिया गया होगा, और वो अच्छे से चला, मतलब आगे प्रसारित हुआ होगा, फैला होगा। ख्याल गायकी के विकास के लिए यह काल समय अवधि, तो ख्याल गायकी के विकास के लिए यह समय जो है विशेषता महत्वपूर्ण है। अपने आरंभिक चरण में ख्याल का अस्तित्व स्थानीय संगीत के साहित्य शैली के रूप में था। 15वीं शताब्दी के काल के दौरान दरबार में उभर कर 15वीं शताब्दी के काल के दौरान दरबार में उभर कर इसने शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त की। शाहजहां के शासन के दौरान ख्याल और विकसित हुई। यद्यपि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मुगल दरबार के विशेषज्ञों में इस राग को पर्याप्त मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार में इन संगीतज्ञों को राग को पर्याप्त मान्यता प्राप्त नहीं थी। अनियमित खान सदरंग द्वारा सर्वोत्तम स्वरूप और लोकप्रियता प्रदान की गई, जो मोहम्मद शाह के दरबार से जुड़ा हुआ प्रधान संगीतकार था और पुराने दिनों के नायकों के समकक्ष समझा जाता था। मध्यकालीन अवधि के दौरान सभी संगीत रागों का प्रदर्शन करने वाला संगीतज्ञ नायक भी उच्चतम उपाधि दी जाती थी। तो मध्यकालीन अवधि के दौरान सभी संगीत रागों का प्रदर्शन करने वाले संगीतज्ञ नायक की उच्चतम उपाधि दी जाती थी। नियामत खान ने ख्याल को नवीनता प्रदान की और इसे विभिन्न राग रागनियों में संगीतबद्ध किया। मंदगामी विलंबित ख्याल जो ध्रुपद से घनिष्ठ संबंध रखता है, यानी ध्रुपद संगीत से घनिष्ठ संबंध रखता है, अपने उद्भव के लिए उसका ऋणी है। यद्यपि 18वीं शताब्दी के उत्तर काल में इसने लोकप्रियता प्राप्त की। सदरंग के भतीजे फिरोज खां अदरंग ने भी इस संगीत राग को समृद्ध किया। उन्होंने बहुत से ख्याल की रचना की और उन्हें नए रागों में संगीतबद्ध किया। दरगाह कुली खान टिप्पणी करता है, उसका आलाप मंद गति से वसंत के आगमन और साथ ही साथ अत्यधिक शक्तिशाली नदी के में डगमगाती हुई नाव के प्रवाह दोनों की गुणवत्ता को धारण करता था। तो दरगाह कुली खान क्या कहते हैं, उसका आलाप मंद गति से वसंत के आगमन और साथ ही साथ अत्यधिक शक्तिशाली नदी में डगमगाती हुई नाव के प्रभाव दोनों की गुणवत्ता को धारण करता था। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद शाह ने भी अपने छद्म नाम रंगीला पिया के तहत अपने ख्यालों की रचना की। ख्याल की लोकप्रियता कई घटकों के कारण बढ़ी, मुख्यतः क्योंकि इसने लयात्मक भिन्नताओं के प्रति अधिक अनुकूलशीलता का प्रदर्शन किया। यह प्रत्येक लयात्मक भिन्नता के लिए खुली थी और विभिन्न तालों में गाया जा सकता था। इसे ध्रुपद जैसे मंद राग में और तराना जैसे सत्वर राग में गाया जा सकता था, इसलिए यह नृत्य के लिए सर्वोत्तम बन गया। ख्याल गायकी ने इस हद तक सम्मान हासिल किया कि सर्वाधिक नफासत मतलब खूबसूरती पसंद संगीतज्ञों ने भी इसका प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। सर्वाधिक खूबसूरती से पसंद करने लायक संगीतज्ञों ने इसका प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। कवित फारसी शब्द है कवित। लोकप्रियता में ख्याल के बाद कवित था। मुगल दरबार ने समृद्ध सुव्याख्यात गायक मियां तानसेन के वंशज रहीम सेन और तानसेन कविता प्रस्तुत करने की कला में अनतिक्रमित थे। कुछ गणिकाएँ भी इस पर महारत रखती थीं।
उदाहरण था उमाबाई, जिनका गायन त्रुटिहीन माना जाता था, बिना गलती का। ऐसा समझा जाता था कि कवित्व के प्रस्तुतिकरण की दो शैलियाँ फली फूली, परंपरागत तथा शास्त्रीय शैली और आशु कविता पाठ वाली। हमने बताया गया है कि उमाबाई और आशापुरा रमजानी परंपरागत कलावत शैली की उस्ताद थी और संभवतः ध्रुपद के समान थी। दूसरी शैली संभवतः संरक्षकों की रुचि के अनुरूप कुछ परिवर्तनों के से संविष्ट थी और इस अवधि के दौरान प्रचलित अन्य संगीत रागों के कुछ अभिलक्षणों को आत्मसात करती थी। बाद में यह रूप भी नृत्य के कथक स्वरूप में एक गीतात्मक संगीत में प्रयुक्त हुआ। तराना तराना एक लोकप्रिय संगीतात्मक शैली थी। यह अपने लयात्मक ढांचे में गीत के समान थी। ख्याल के साथ इसने भी लोकप्रियता अर्जित की और ख्याल की ही भांति इसकी राग पद्धति और लयात्मक भिन्नताएं थीं। केवल अपवाद यह था कि इसका गायन सत्वर ताल में होता था। अन्य वाद्यों से उत्पन्न बोल लयात्मक ध्वनिखंड इसमें सम्मिलित होते थे। इसका जोर लय पर होता था। एक चमीनी गणिका इसमें निष्णात थी और इसकी जीभ कैंची से भी तेज चलती थी। उसका कौशल उसके समकालीनों द्वारा और दरबारी वर्ग से अभिस्वीकृत था। जंगला 18वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के संगीतकारों में प्रचलित एक अन्य संगीतात्मक शैली जंगला थी। कुछ विद्वानों के अनुसार जंगला फारसी रूप जंगुला का भारतीय संस्करण था, जो सुल्तान हुसैन शाह सर्दी 1458 से 1505 द्वारा एक संगीतात्मक साहित्य शैली के रूप में विकसित किया गया। अन्यों के मतानुसार जंगला दोआब क्षेत्र की लोक संगीत शैली थी। तो दोआब क्या होते हैं? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियां बह रही हैं, उनके बीच में जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। 16वीं शताब्दी के आगे गणिकाओं के नृत्य गीत रूप में फली फूली या ठुमरी का पूर्ववर्ती था, जिसका आविर्भाव ख्याल के साथ जंगुला के सम्मिश्रण से हुआ। नूरबाई डोमनी और जामी हजाम इस शैली में निष्णात थे। निष्णात का मतलब होता है सबसे अच्छे थे। कव्वाली सूफी सभाओं, महफिल ए समा, उर्स और अन्य उत्सवों से जुड़ी हुई थी। समा का संगीत मूलतः खानकाहों से संबंधित था, जहाँ आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति के लिए इसकी अदायगी की जाती थी। धीरे धीरे यह भारतीय शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होने लगा। इसका श्रेय शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को जाता है। उसने कुछ शास्त्रीय रागों, विशेषतः मुल्तानी और काफ में इसे संगीतबद्ध किया। शेख ज़करिया द्वारा प्रारंभ की गई समा संगीत के भारतीकरण की यह प्रक्रिया अमीर खुसरो के संगीतमय नवीकरणों जैसे कौल, तराना, तिल्लाना, सोहला और अन्य संबद्ध रूपांतरण में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंची। ये गीतात्मक रूप 18वीं शताब्दी के दौरान शाहजहानाबाद में अदाकारी की एक संयोजित परंपरा में समाविष्ट हुई और कव्वालों के बाद कव्वाली के नाम से जाने गए, जिसके कौल, तराना और अन्य संबद्ध रूपांतर जुड़े हुए थे। कव्वाली ने कई रूपों में ख्याल के शैलीगत अभिलक्षणों को समायोजित किया। ताज खान इस अवधि का सर्वाधिक शुरुआत कव्वाल था। दरगाह अली खान उसका बहुत प्रशंसक है कि उसकी आवाज़ लोगों को परमानंद की ओर अग्रसर करती है और वह बहजाद की चित्रकृतियों के समान प्रसन्नतादायक छवियों की रचना है। उसके अनुसार श्रोतागण आवाज़ के जादू से मोहित थे। वह शाही दरबार से संवृत था।
बुरहानी और जत्ता कव्वाल भी इसकी प्रतिभाओं के लिए विख्यात थे। सूफियों की महफिलों में जत्ता एक विशिष्ट हस्ती था। मरसिया ख्वानी पाठे कालावधि के दौरान मरसिया ख्वानी की कला विकसित हुई। मरसिया अंत्येष्टिकालीन प्रशस्ति अथवा इमाम हसन और हुसैन को श्रद्धांजलि देते हुए मुहर्रम के दौरान गाया जाने वाला अरण्यन थे। मरसिया का लयपूर्ण वाचन मरसिया ख्वानी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के दौरान यह एक सुस्थापित कला के रूप में विकसित हुई। दक्षिण के समान जहां भारत में पहली बार मरसिया के आकार ग्रहण किया, दिल्ली में केवल लोक शैली के छंद प्रयुक्त होते थे। तथापि यह एक संदर्भ में विशिष्ट था कि ये रचनाएं यहाँ ध्रुपद शैली में प्रस्तुत की जाती थीं। इस तथ्य के बावजूद कि मरसिया के अदाकार संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त थे, अभी तक मरसिया ने साहित्य अथवा संगीतमय शैली की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की थी। यह मुख्यतः शोकाकुलता से इसके जुड़ाव की वजह से था। इसी कारण से इसमें इसकी राग रागिनियाँ केवल पृष्ठभूमि में रहती थीं। गायन का ध्यान अधिकतया करुणा व वेदना युक्त के वातावरण के निर्माण पर होता था, न कि अपने कौशल के प्रदर्शन पर। स्वाभाविकता इसी कारण से वह राग के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं करता था और लोक धुनों काफ़ी विस्तृत रूप से प्रयुक्त होती थी। मरसिया ख्वानी के ये सभी विशेष अभिलक्षण लोगों द्वारा गलत रूप से ग्रहण किए गए और इसमें कुशलता के अभाव के रूप में लिया गया, जिसने इस कहावत को जन्म दिया, बिगड़ा गवैया मरसिया खान, अधूरा संगीतज्ञ मरसिया पढ़ने वाला बनता है। तथापि इस कहावत की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि समकालीन स्रोत उद्घाटित करते हैं कि अधिकतर मरसिया ख्वान संगीत में निपुण थे। मियाँ सिकंदर और मिस्कीन शास्त्रीय और लोक संगीत में उनकी कुशलता के लिए विख्यात थे। एक मिर्ज़ा इब्राहिम लोगों को सम्मोहित करने की ताकत रखते थे। किन्हीं मियाँ अब्दुल्ला के बारे में दरगाह कुली खान टिप्पणी करता है, महान संगीतकार उनके इस विचार पर एक मत थे कि ऐसी लयात्मक आवाज़ के साथ जैसे कि उसकी मियाँ अब्दुल्ला हैं, बेहतर शोक गीत गायक कभी पहले सुना नहीं गया है। वाद्य संगीत में भी भारी संख्या में परिवर्तन उभरकर सामने आए। बीनकारों वीणा वादक की संख्या में लगातार कमी आई, जबकि सितार की लोकप्रियता दिनादिन बढ़ती गई। सारंगी गणिकाओं के नृत्यात्मक गीतों के लिए श्रेष्ठ संगीत वाद्य बन गए। कुछ शैलियाँ भी विकसित हुईं। नए वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता की एक व्याख्या यह थी कि ध्रुपद गायकों के समान बीनकार भी अपने पारिवारिक संगीत के प्रति बहुत संवेदनशील और संरक्षण प्रिय होने लगे थे। केवल कुछ चयनित लोगों को, और वह भी प्रत्यक्ष वंशजों को ही प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके साथ ही बीन बजाना एक दुसाध्य कला थी। दुसाध्य मतलब एक प्रकार की कला थी। परिणाम स्वरूप यह कलाकारों की अत्यंत सीमित संख्या को ही ज्ञात थी, और यह जो कलाकार थे उनकी कुछ सीमित संख्या थी, उन्हीं को बस केवल ये आता था बीन बजाना। इन परिस्थितियों के तहत सितार ने, जो अपेक्षाकृत एक नए वाद्य था, सने लोकप्रियता अर्जित की। संभवतः सितार, सहतार 3 तारों वाला फारसी वाद्य यंत्र और तंबूरा एक तार वाद्य, सहतार 3 तारों वाला फारसी वाद्य यंत्र के मिश्रण से विकसित हुआ। तो संभवतः यह सितार जो है सहतार तंबूरा के मिश्रण से विकसित हुआ। प्रारंभ में सितार
में प्रयुक्त पद्धति ध्रुपद और बीन के प्रयुक्त पद्धतियों के समान थी और यह लयात्मक जटिलताओं पर जोर देती थी। जहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में नए ख्याल शैली के प्रारंभ के बाद भी इसने ऐसी कुछ पद्धतियों को बनाए रखा जिन्हें मासिद खान बाज के नाम से जाना जाता था। प्रख्यात सितार वादक अदरंग ने अन्य वाद्य यंत्रों की स्वर लिपि का प्रयोग करते हुए वादन पद्धति का कुछ नवीकरण किया। इस क्षमता के कारण कि अन्य तंत्रीय वाद्यों की पद्धतियाँ इस पर आसानी से अनुप्रयुक्त हो सकती हैं, सितार ने धीरे धीरे बीन और रबाब की लोकप्रियता को धुंधला कर दिया। सॉरी फॉर दैट। यह रुचिकर है कि इस काल के हमारे स्रोतों ने किसी एक भी तबला वादक का उल्लेख नहीं है, यद्यपि हमें उनके बारे में बताया गया है कि पखवज, ढोलक, डमडमी एक लोक शैली का संघाती वाद्य बजाते थे और तथ्यत नृत्य के संगत वाद्य के रूप में पीट कर बजाते थे। इसको पीट कर तो रूप में तबले का प्रयोग 19वीं शताब्दी के दौरान अवध दरबार में कथक के उद्भव के साथ जुड़ा हुआ है। दरगाह कुली अली खान शाहजहानाबाद के कई विख्यात और प्रभावशाली साजिंदा यानी वादकों के बारे में उल्लेख करता है। बाकिर तंबुरंची, जिसका प्रदर्शन यहाँ तक कि जानवरों और निर्जीव वस्तुओं को भी हिला सकता है और हिला सकता था। किन किन को? जानवरों और निर्जीव वस्तुओं को। हसन खान रबाबी और गुलाम मोहम्मद सारंगी नवाज को जो अपने वाद्य को बजाने में अतुलनीय थे और हुसैन खान ढोलक नवाज जो इस कला को इसकी ऊंचाइयों तक ले गया। ढोलक का बेहतर वादक में अभी दिल्ली पर अपना निशान छोड़ने को बाकी था। एक साजिंदे शहनवाज द्वारा एक वाद्य यंत्र प्रचलित किया गया जिसने ढोलक पर पखावज और तंबूरे की ध्वनि को चालित किया जा सकता था। नृत्य रूप। इस समय के नृत्य रूपों के बारे में सूचनाएं अपर्याप्त हैं, यद्यपि स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तिगत नर्तकों के वर्णन के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने नृत्य पद्धतियों और लयात्मक निष्पादन के साथ द्रुत और सशक्त पदचरण में अपवादात्मक कुशलता का प्रदर्शन किया। निष्पादन मतलब नियम के साथ, द्रुत शीघ्रता जल्दी से, और पदचरण मतलब पाँव की चाल, और अपवादात्मक और निर्विघ्न शुरू करना और संपन्न भी करना बिना कुछ रुकावट के, बिना किसी गलती और त्रुटि के। तो पूरा ये सेंटेंस क्या कहता है? जिन्होंने नृत्य पद्धति और लयात्मक निष्पादन के साथ द्रुत और सशक्त पदचरण में अपवादात्मक कुशलता का प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने द्रुत ताल में विशेषज्ञता प्राप्त की और नृत्य के चरणों, काय संचालन और भाव भंगिमाओं पर संपूर्ण नियंत्रण का अभ्यास, चाहे ताल कितनी ही सत्वर और द्रुत क्यों न हो। एक दरगाही घुंघरू नृत्य का उस्ताद था और अपनी इच्छानुसार एक, दो अथवा सभी घुंघरुओं की ध्वनि उत्पन्न कर सकता था। नृत्यों के संदर्भ में कथक शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। शास्त्रीय नृत्य रूपों की पद्धतियाँ जैसे तांडव, लास्य, चिंदू और शुद्ध अंग की स्रोतों में उल्लेखित नहीं पाई जाती है। इसके बजाय मीर अम्मार देहलवी की दुर्ग साहित्य कृति बागो बहार में
पुरुष नर्तक द्वारा शास्त्रीय प्रदर्शन को सूचित करने के लिए थई थई नाच शब्द का प्रयोग किया जाता है। बढ़ैती हास्य और स्वांग कलाकार होने के साथ साथ भांड जिसे नौकाल भी कहा जाता है, अच्छे नर्तक और संगीतज्ञ भी होते थे। बढ़ैती नामक उनका प्रदर्शन नृत्य संगीत की भांति किसी सभा का संपूरक था। बहुती नृत्य संगीत और नकल उतारने का संयोजित स्वरूप था। उनकी नृत्य शैली विभिन्न नृत्य लिपिकीय संयोजनों के चित्रण पर आधारित होती थी, जो सत्वर गतियों के विशेषता गुण से युक्त होती थी। प्रतिभागी गण पुरुष होते थे। सामान्यतः मुजरा या प्रदर्शन 8 लोगों से संयुक्त होता था, तथापि यह संख्या कम भी हो सकती थी। स्त्री वेशभूषा में एक युवा अदाकार नृत्य के लिए प्रयुक्त होता था और अन्य ताली बजाते तथा नर्तक को प्रोत्साहित करते हुए चरमावस्था के लिए योगदान देते थे। व्यावसायिक शब्दावली में प्रोत्साहन की इस शैली को चुंगा देना कहा जाता था। इसके बीच में वे अपनी व्यंगिक्तियों और स्वांगों का प्रदर्शन करते थे। सितार, छोटे डोल और सारंगी द्वारा संगीत उपलब्ध कराया जाता था। शाही दरबार के ख्वासी और अनुबांड नामक बांडों को नृत्य और संगीत में पूर्णतः कुशल माना जाता था। उपरोक्त वर्णन यह भली भांति प्रतिबिंबित करता है कि शाहजहानाबाद उत्तरी भारत में संगीत कलाओं का अग्रणी केंद्र था, मतलब सबसे आगे रहने वाला संगीत कला में। जो प्रवृत्तियाँ यहाँ सुव्यवस्थित हुई वे आगे अन्य स्थानों विशेषतः लखनऊ में परिष्कृत हुई, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल में उत्तर भारत की सांस्कृतिक धुरी के रूप में उभरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। गर्मी बहुत है और अभी तो गला भी सूख गया है, तो इस वजह से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में भी बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।